हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर 2 फेडरलिज्म का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में कैसे पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन। अगर बात कर लिया जाए कि डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। When power is taken away from the central and state government and given to the local government, that is known as decentralization. जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसको दे दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तब इसको आप क्या कहोगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहोगे। डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर रीजन भी दिए गए हैं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का रीजन क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल शुरुआती दौर में इस चैप्टर में हमें बताएं कि फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। भारत में सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट है। अब चूंकि भारत में पावर का डिवीजन ऐसा था तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फिर जब की फीचर को डिस्कस करते हैं तो पहला की फीचर ये था कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। भारत में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बेसिस पर भी हम लोगों ने कहा कि भारत एक फेडरल कंट्री है। फिर क्या हुआ कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत को जब लोगों ने मतलब देखना शुरू किया तो भाई भारत बहुत बड़ा देश है। अब चूंकि इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू शासन कर पाना संभव नहीं है। भारत के कई सारे राज्य जो हैं इतने बड़े हैं जितना कि यूरोप के कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्री है। बताइए, भारत के राज्य जो हैं यूरोप के देश के बराबर हैं। भारत इतना बड़ा देश है। अब ऐसे कंट्री में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू तो शासन करना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। तब स्टेट में लग रहा है कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसी को तो डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया कि जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर अगर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। और उसके पीछे का रीजन ये है। रीजन क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। बड़े पैमाने पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से लोकल लेवल पर। बहुत अच्छे से लोकल लेवल पर कई सारे समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन है कि बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। जो लोग लोकल में रह रहे हैं उनको बेहतर से पता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। जो लोग लोकलिटी में रह रहे हैं उनको पता है कि किस चीज़ की समस्या है। नाली गली खराब है कि इस रीजन का, इस लोकलिटी का स्कूल खराब है। अब चूँकि उनको पता है कि इस रीजन में प्रॉब्लम क्या है, बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई वो पैसों को खर्च भी वहीं करेंगे। फिर है कि लोकल लेवल पर इट इज़ पॉसिबल टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा तो बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा चुन कर आएंगे और उस रीजन के लिए क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। हमारा डेमोक्रेसी और बेहतर होगा कि लोकल लेवल पर भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो दीज आर द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन का।
तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और फिर सेकंड क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए किया गया था। ये कब किया गया है, 1992 में किया गया है। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके बाद जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया। इस अमेंडमेंट के बाद जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया। अगर उससे पहले की बात कर लिया जाए तो उससे पहले के बारे में बोला गया कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। देखिए क्या बोला गया कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ तो थे सारे स्टेट में, लेकिन वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे, स्टेट के कंट्रोल में था। उससे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्थिति है वो उतना बेहतर नहीं था। लाइक कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में थे और इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट का होता था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलरली नहीं कराया जाता था। जब मन किया इलेक्शन करवाया, जब मन नहीं किया इलेक्शन नहीं करवाता था। तो ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था, रिसोर्स नहीं था। 1992 से पहले ना तो ज़्यादा पावर था नहीं रिसोर्स था। अगर इफ़ेक्टिव टर्म में देखा जाए तो बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन था, बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन था। लोकल गवर्नमेंट के पास पावर न मात्र का था, ठीक है। अब इसीलिए तो वो अमेंडमेंट किया गया। जब देखा गया कि स्थिति ऐसा है तब अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद देखिए सिचुएशन को बेहतर बनाया गया। लाइक देखिए क्या बोला गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। राज्य को बोल दिया गया कि हर एक 5 साल के बाद आपको चुनाव करवाना ही होगा। ये मैंडेटरी हो गया, एकदम नेसेसरी हो गया कि इलेक्शन करवाना है, मतलब हर एक 5 साल के बाद करवाना है। फिर सीटों को रिजर्व किया गया, सीटों को रिजर्व किया गया शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए। अगर देखा गया कि अगर एक पार्टिकुलर सीट है, उस पार्टिकुलर सीट में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चलो भाई शेड्यूल कास्ट के लिए वो सीट रिजर्व कर दिया गया। सिमिलर टू डैट वन शेड्यूल ट्राइब के लिए भी मतलब ये सिस्टम यूज किया गया और ओबीसी के लिए भी ये सिस्टम यूज किया गया। देन एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जितने भी पोजीशन हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उसका कम से कम 1/3 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। 1/3 33%, 1/3 कितना आ जाएगा 33%। 33% जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। और बिहार पहला राज्य है जिस राज्य ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% सीटों को रिजर्व कर दिया, किसके लिए, महिलाओं के लिए। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिहार में जो महिलाएं हैं वो बहुत मतलब अत्यंत पीछे थी, तो उनके उत्थान के लिए ये स्टेप लिया गया। मतलब जब नीतीश कुमार जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तब उन्होंने सरकारी स्कूल के थ्रू कई सारे गांव के लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया। अब जब लड़कियों को साइकिल मिला तब लड़कियां स्कूल आना शुरू की। पहले बहुत कम लड़कियां जो हैं वो स्कूल में जाकर पढ़ाई किया करती थी, तो लड़कियों को साइकिल दिया गया कि इसी बहाने आप आइए पढ़ने। समझ रहे हैं कितना मतलब कि कैसा प्रोपेगेंडा यूज किया गया, कितनी अच्छी पॉलिसी लाया गया ताकि लड़कियों को पढ़ाया जाए। आज के समय में अगर लड़कियां 10th पास आउट होती हैं फर्स्ट डिवीज़न से तो उनको 10,000 मिलता है। 12 पास आउट हो गई फर्स्ट डिवीज़न से तब उनको 25,000 मिलता है। अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई तब उनको 50,000 रुपया मिलता है बिहार में। समझे, महिला मोर्चा जिंदाबाद।
ये है नारा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बहुत अच्छी योजना है, हम खराब नहीं बोले, बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के उत्थान के लिए। उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था पहले से, लेकिन बोला गया कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन को ही कंडक्ट करवाना है। उसको सेंट्रल लेवल का जो है इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाना है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाना है। उसको सिर्फ और सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया कि भाई आप अपने पावर को और आप अपने रेवेन्यू को शेयर कीजिए। बहुत हो गया आपकी चालबाजी, अब आपको पावर और रेवेन्यू देना होगा। और आज के समय में एक मुखिया के पास पूरे 5 साल में 7 करोड़ की फंडिंग आती है। 5 साल में 7 करोड़ की फंडिंग आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप पावर दीजिए और रेवेन्यू दीजिए। और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारे देश में क्या हो गया, पावरफुल हो गया और इफेक्टिव हो गया। अब है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है तो कैसा है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको पॉपुलरली पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गया, वो ये कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है। जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला गया है और जो शहरी क्षेत्र में उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला गया है। एक कर दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में ये बोला गया कि ये जो गवर्नमेंट है ये 3 लेवल पर है। ये जो गवर्नमेंट है रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ये भी 3 लेवल पर है। विलेज लेवल पर है, विलेज लेवल के बाद ब्लॉक लेवल पर है और ब्लॉक लेवल के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। पंचायती राज व्यवस्था 3 लेवल पर है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट बॉडी है उस गवर्नमेंट बॉडी को क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत बोला गया है। विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको ग्राम पंचायत बोला गया। ब्लॉक लेवल पर जो गवर्नमेंट बॉडीज है उसको ब्लॉक समिति बोला गया और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट बॉडीज है उसको जिला परिषद बोला गया। सबसे पहले हम लोग विलेज लेवल पर जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ब्लॉक समिति एंड देन विल डिस्कस अबाउट द जिला परिषद, इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या बोला गया ग्राम पंचायत के बारे में कि ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत। अगर एक गांव ही बहुत बड़ा है तो एक गांव का एक ग्राम पंचायत हो सकता है। अगर गांव छोटा है तो कई सारे छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। एक गांव का एक ग्राम पंचायत हो सकता है अगर वो गांव बड़ा है, अगर छोटा है तो कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। उसके बाद ये जो काउंसिल है, जो ग्राम पंचायत, ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल में वार्ड मेंबर होते हैं जिसको आप पंच कहते हो। इसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, सरपंच कहते हो। इस ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड मेंबर होंगे और इसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट होगा जिसको सरपंच कहते हो। उसके बाद ये जो पंच और ये जो सरपंच है दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज। उस वार्ड और उस विलेज के जो सारे एडल्ट पॉपुलेशन हैं वो सारे एडल्ट पॉपुलेशन डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं, पंच और सरपंच को। और ये जो ग्राम पंचायत है दैट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। पूरे गांव का डिसीजन लेने का काम ये ग्राम पंचायत ही करता है।
पूरे पंचायत में क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारे डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। इसके साथ साथ ये जो पंचायत है किसके सुपरविजन में काम करता है? ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करता है। अब ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत के बारे में तो अभी डिस्कस किए कि ग्राम पंचायत एक काउंसिल है जिसमें पंच और सरपंच होते हैं। अब ग्राम सभा क्या है? तो उस ग्राम पंचायत में जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है जिनके पास वोटिंग राइट है, उनका जो सभा होता है उस सभा को क्या बोला जाता है? ग्राम सभा बोला जाता है। देखिए यहाँ पर सारे एडल्ट पॉपुलेशन उस वार्ड और उस विलेज के ग्राम सभा में, लेकिन ग्राम पंचायत में कौन है? पंच और सरपंच। ग्राम पंचायत में कौन है? पंच और सरपंच है। और ग्राम सभा में सारे एडल्ट पॉपुलेशन जिनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 या 3 बार मीटिंग होनी चाहिए ताकि वो एनुअल बजट को अप्रूवल दे सके। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके कि भाई तूने कितना काम किया है। जो पिछले साल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने पूरा किया या नहीं किया। उसके बाद अगले साल के लिए फिर से एक नए ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ओके, ये हो गया आपका विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। देन ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको क्या बोला गया है? पंचायत समिति बोला गया है, या ब्लॉक समिति कह लो, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कह लो, या मंडल कह लो। जब कई सारे ग्राम पंचायत को साथ में मिलाओगे, व्हाट आई एम सेइंग, जब कई सारे ग्राम पंचायत को साथ में मिलाओगे तब क्या बनेगा? ब्लॉक समिति बनेगा या पंचायत समिति बनेगा। इसका 3 नाम है, पंचायत समिति कह लो, ब्लॉक समिति कह लो, या मंडल कह लो। जब कई सारे ग्राम पंचायत को साथ में मिलाओगे तब क्या बनेगा? पंचायत समिति बनेगा या ब्लॉक समिति बनेगा। इसके जो मेंबर हैं, जो पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? बाय द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो मेंबर है वही मेंबर पंचायत समिति के मेंबर को चुनने का काम करते हैं। बस 2 लाइन ही है ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति के बारे में बस 2 लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग क्या देखते हैं? जिला परिषद देखते हैं। जिला परिषद के बारे में भी 2 ही लाइन है। पहला लाइन क्या है कि जब जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति या जो ब्लॉक समिति है सबको साथ मिला लो तब क्या बन जाएगा? जिला परिषद बन जाएगा। उस जिला में जितना भी पंचायत समिति है सबको साथ मिलाओ तो जिला परिषद बन गया। और इसके भी जो मेंबर हैं वो ज़्यादातर इलेक्टेड है, इसके भी मेंबर ज़्यादातर इलेक्टेड है। इसके कौन कौन से मेंबर हैं? तो उस जिला में जो लोकसभा का मेंबर है वो मेंबर जिला परिषद के भी मेंबर होंगे। इसके साथ साथ उस जिला में जितने भी एमएलए हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के तो मेंबर होंगे, इसके साथ साथ जिला परिषद के भी मेंबर होंगे। एंड देन बोला गया कि इस जिला परिषद का एक चेयरपर्सन होता है जिसको आप क्या कहते हो? जिला परिषद चेयरपर्सन। दैट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है। जिला परिषद में एक चेयरपर्सन होता है। बस 2 लाइन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद है उसके बारे में। जिला परिषद भी यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर है। पहला विलेज लेवल पर है जिसको ग्राम पंचायत बोल रहे हो, दूसरा ब्लॉक लेवल पर है जिसको आप पंचायत समिति बोल रहे हो, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिसको आप क्या कह रहे हो? जिला परिषद बोल रहे हो। चीज़ें क्लियर है? तो हम लोग मूव करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी के तरफ मूव करते हैं। ये बेहद ही आसान है। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के कंपेयर में अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बेहद ही आसान है। जो टाउन है, टाउन में जो गवर्नमेंट बॉडीज है उस गवर्नमेंट बॉडीज को क्या बोला गया? म्यूनिसिपैलिटीज बोला गया। और जो बड़े बड़े शहरों में जो गवर्नमेंट बॉडीज है उसको क्या बोला गया है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला गया है। जो शहरी क्षेत्र में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया।
जो टाउन में है उसको म्यूनिसिपैलिटीज बोला गया, जो बड़े बड़े शहरों में है उसको क्या बोला गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला गया। और म्यूनिसिपैलिटीज के हेड को क्या बोला गया है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोला गया है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोला गया है, मेयर बोला गया है। इसके हेड को ये बोला गया और इसके हेड को ये बोला गया। दैट सीट क्लियर हो गया। उसके बाद बोला गया कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दैट वर गोइंग टू बी कंट्रोल बाय द इलेक्टेड बॉडीज, इलेक्टेड बॉडी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके जितने भी मेंबर होते हैं सारे मेंबर लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। दैट्स इट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यहाँ खत्म हो गया। बस याद रखना है कि टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज होगा, बिग सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। इसके हेड को क्या बोला जाता है और इसके हेड को क्या बोला जाता है। अब ओवरऑल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश किया गया भारत में, उसका अचीवमेंट क्या हुआ, आखिर हम लोगों को उपलब्धि क्या हासिल हुई, हम लोगों ने कितनी उपलब्धि हासिल किया बाई एस्टेब्लिशिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर अचीवमेंट दिया गया है कि देखिए आज के समय में लगभग 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में चुने गए। 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव है उस रिप्रेजेंटेटिव को पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए चुना गया है। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए, उसने हमारे डेमोक्रेसी को और डिपेंड किया और बेहतर किया। हम लोगों ने पूरे दुनिया को बताया कि देखो हम लोगों ने एक थर्ड लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बॉडीज को एस्टेब्लिश किया है और इस तरह से हमारा डेमोक्रेसी और बेहतर हुआ। डेमोक्रेसी में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है और बढ़ गया ना, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में तो लोकल जो लोग होते हैं, लोकल लोग तो कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, तो नए नए जो युवा हमारे जैसे युवा भाई नाराबाजी कर रहे हैं, चलो भाई वोट दो वोट दो, हेलीकॉप्टर खरीद के दे देंगे, हेलीकॉप्टर से ही पढ़ने जाना, हेलीकॉप्टर से ही आना, एक बार वार्ड मेंबर बना दो, माने होता है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी को और बेहतर किया, डिपेंड किया। देन महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है भाई, महिलाओं का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेमोक्रेसी में बढ़ा है, उनकी आवाज़ भी बुलंद हुई है। महिला मोर्चा जिंदाबाद। दैट्स इट। ये अचीवमेंट है बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइनली पॉलिटी के सेकंड चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें।